Hello students, welcome to e-learning classes and today we are going to discuss second part of the chapter 7 conservation of plants and animals. फर्स्ट वीडियो में हमने नंबर्स ऑफ टॉपिक्स देख लिए हैं कि प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। आज हम उसके बचे हुए पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। ऑलरेडी हम एक बार पढ़ चुके हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, यानी कि जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को वाइल्ड में रहने वाली लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। द एरिया वेयर एनिमल्स हैबिटेट्स आर देयर सराउंडिंग आर प्रोटेक्टेड from any disturbance. The capturing, killing and poaching of animals is strictly prohibited in this region. यानी कि इस रीजन में, इस एरिया में, इस फील्ड्स में जानवरों को पकड़ना, उनको मारना, उनको किसी भी तरह परेशान करना, ये सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा होता है, रोक लगा होता है, ताकि वो आराम से फ्रीली वहां पर बिलोंग कर सके, उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे, वो आराम से अपने हैबिटेट में आराम से अपनी लाइफ बिलोंग कर सकें। ठीक है, तो हमने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और नंबर्स ऑफ चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। अब हमारा दूसरा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये क्यों बनाया जाता है? ये पार्क ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पर जानवरों को फ्रीली प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो जहाँ चाहे अपने हैबिटेट में जैसे रह सकते हैं और वहाँ की जो चीजें हैं जो नेचुरली वहां पर प्रेजेंट हैं, उसमें वो आराम से उस चीज को यूज कर सकें। देखते हैं, एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वहां पर जो नेचुरली जो रिसोर्स वहां पर प्रेजेंट है उसको वो क्या कर सके, यूज कर सकें और अपने हैबिटेट में फ्रीली वो रह सकें, जिस तरह से वो चाहें, वो बिना डर के, बिना किसी भय के वो आराम से वहां पर बिलोंग कर सकते हैं। वहां पर कोई बाहरी नहीं आता जो कि उनको डिस्टर्ब करे। क्लियर? तो हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और नेशनल पार्क। ये दोनों एरिया भी कैसी एरिया है हमारी? प्रोटेक्टेड, यानी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एरिया भी प्रसिद्ध है। ये एरिया भी बनी हुई है कि यहाँ पर भी हम जानवरों को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उनको कोई मारे ना। उनको पकड़ के लोग ले जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं हमारे फॉरेस्ट में, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने क्लास 7 में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, देखा है। इस चैप्टर में हमने फर्स्ट वीडियो में भी क्लास 7 के चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन के बारे में डिस्कस किया था। एक बार हम आपको फिर बताते हैं कि जब माधव जी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और उनको बच्चों को बताते हैं और प्रोफेसर अहमद को भी बताते हैं कि हमारे ये एजेंसीज हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई हैं कि ताकि वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना हो। क्लियर? उसके बाद अब हमारा आता है टाइगर प्रोजेक्ट। इसके नाम से ही ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर बेस्ड होगा? टाइगर के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है? टाइगर के लिए बना हुआ। क्या हुआ था कि टाइगर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे थे, हमारे कंट्री में खत्म होते जा रहे थे। धीरे धीरे इनकी जो स्पीसीज थी वो कम होती जा रही थी। कम देखने को कुछ ही फॉरेस्ट में देखने को मिलते थे और कहीं पर ये देखने को नहीं मिलते थे। तब हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, दैट्स नेम इज टाइगर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मेन इसकी ऑब्जेक्टिव यही थे, इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट का यही था कि टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जाए, यानी कि ये स्पीसीज खत्म ना हो, क्योंकि टाइगर ही है जो वाइल्ड जंगल को क्लियर करते हैं, यानी कि साफ सफाई करते हैं जंगल की, जहाँ पे वहाँ की पॉल्यूशन कम करते हैं, पॉल्यूशन कम से कम हो। और जब ये एक्सटिंक्ट होने लगे थे तो वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ती जा रही थी और जो अदर एनिमल्स थे वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे। पूरी जो हमारी फूड चेन हमने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में, वो डिस्टर्ब होती। एक भी छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ से डिस्टर्ब होता है तो हम जानते हैं कि हमारा जो फूड चेन होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है ना। कोई भी अगर बीच से गायब हो गया तो हमारी पूरी फूड चेन क्या होती है? टूट जाती है। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट जो था, इसमें
टाइगर को अपनी कंट्री में बचाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो माधव जी ने बताया कि हमारी जो ये सतपुरा नेशनल पार्क है हमारा, यहाँ पर टाइगर प्रेजेंट है, यहाँ पर टाइगर मिलते हैं। इस पार्क में टाइगर कम नहीं हुए। एक हमारा ऐसा ये पार्क है जहाँ पर ये हमारा रिजर्वायर है जहाँ पर टाइगर अभी भी हैं, टाइगर खत्म नहीं हुए, ये स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये था हमारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। हमने देखा कि कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसके लिए क्या क्या चीजें लॉन्च की गई। नेशनल पार्क बनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्वायर बनाए गए और उसके बाद जब टाइगर एक्सटिंक्ट होने लगे, धीरे धीरे उनकी प्रजातियां खत्म होने लगी या लुप्त होने लगी, दिखाई कम देने लगी, तो टाइगर प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिससे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाए। कोई टाइगर लोग बड़े पहले शिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा ही शौकीन हुआ करते थे कि शेर का शिकार, टाइगर का, चीते का शिकार करना उनका बड़ा हॉबी था। तो इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि उनकी स्पीसीज जो है वो खत्म ना हो। क्लियर? ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ये ऐसी स्पीसीज हैं, अभी तक तो हम ऐसी स्पीसीज पढ़ रहे थे एंडेमिक, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट थी, लेकिन ये ऐसी स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के डेंजर पे आ चुकी होती हैं, यानी कि इनका एक्सटिंक्शन होने वाला होता है। इनकी स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही होती है। तो इस तरह की स्पीसीज को हम कौन सी स्पीसीज कहते हैं? इंडेंजर्ड। नाम में ही लगा हुआ है डेंजर्ड, यानी कि इनका खत्म होने का चांसेस जो है वो बढ़ चुका है। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि एक्सटिंक्शन के, तो जब वो लोग सपोज में जो प्रोफेसर अहमद थे और वो जो बच्चे उनके साथ गए थे, माधव जी बताते हैं कि ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि इंडेंजर्ड के पास एक्सटिंक्शन के पास आ चुकी होती हैं। इनका एक्सटिंक्ट होने वाले रहते हैं ये स्पीसीज, इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तभी वहाँ पर बूझो रिमेम्बर्ड कराता है कि लाइक डायनासोर, जैसे पहले डायनासोर बिलोंग करता था लेकिन अभी वो एक्सटिंक्ट हो गया है। तो प्रोफेसर कहते हैं यस यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो कि कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि उनकी स्पीसीज बार बार उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे कि वो डिस्टर्ब होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनकी जो स्पीसीज होती है वो खत्म हो जाती है और फिर वो स्पीसीज किस फॉर्म में आ जाते हैं? एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं, वो स्पीसीज नहीं रह जाती, सिर्फ उनका रिकॉर्ड बचा होता है। तो इस तरह की स्पीसीज भी होती हैं। ये माधव जी बच्चों को समझाते हैं और बताते हैं कि जो ऐसी स्पीसीज होती हैं उनको हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो नेशनल पार्क थे, रिजर्वायर था, वहाँ पर जो उनका रूल था प्रोटेक्ट करने का, उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब कोई भी फ्रीली यहाँ पर न तो जानवरों को मार सकेगा, न तो उन्हें पकड़ सकेगा और ना ही यहाँ पर जो जंगलों में मेडिसिन है उन सारी चीज़ों को फ्रीली वो ले पाएगा। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने नंबर्स ऑफ एक्ट किए और जो ऐसा करेगा उसको पनिश्ड भी किया जाएगा ताकि हमारे ये जो जानवर हैं वो इस डेंजर में ना आए। क्लियर? दूसरा हमारा आता है रेड डाटा बुक। यह एक ऐसी बुक है जिसमें एक्सटिंक्ट हुए जो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसी का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि जब स्पीसीज पहले बिलोंग कर रही हैं, जो जानते रहते हैं कि ये स्पीसीज भी थी, इस रिजर्वायर में रहती थी लेकिन अभी वो नहीं है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड जिस बुक में रखा जाता है, रेड डाटा बुक, इसका नाम ही रेड है, यानी कि ये डेंजर्ड हुई स्पीसीज है, यानी कि ये खतरे वाली स्पीसीज, ये खत्म हो चुकी स्पीसीज है, इसीलिए इस बुक का नाम क्या है? रेड डाटा बुक है। और ये बुक देख लेते हैं। रेड डाटा बुक कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखती है, कंटेन करती है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। इट्स मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि सभी कंट्री जो है इस बुक को मेंटेन करती है और हमारे इंडिया में भी
प्लांट्स और एनिमल के लिए यह बुक मेंटेन की जाती है, ताकि हमें तभी तो पता चला कि डायनासोर थे, पहले यहाँ डायनासोर थे, अभी नहीं है। वो किससे पता चला होगा? रेड डाटा बुक के रिकॉर्ड से हमें पता चला होगा कि ये सारी चीजें पहले थी और अब नहीं है। तो जो चीजें एक्सटिंक्ट होने लगती हैं उसको हम कहाँ रखते हैं? रेड डाटा बुक में उसका रिकॉर्ड रखते हैं। क्लियर? जो प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए उनको, ये एक्सटिंक्ट होते कैसे हैं? उनको ये हैबिटेट को बार बार डिस्टर्ब किया जाए, इसीलिए ये सारी चीजें जो रिजर्वायर बन रही हैं, ताकि हमारे एनिमल्स को बार बार डिस्टर्ब न किया जाए और वो फ्रीली अपने लाइफ को सरवाइव कर सकें और ये एक्सटिंक्शन की पोजीशन पे ना पहुंचे। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन ये वैसा माइग्रेशन नहीं है हेडेक वाला, ठीक है? ये माइग्रेशन है मूव वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव ऑन करना, उसको कहते हैं यहाँ पे इस लैंग्वेज में माइग्रेशन। ठीक है? माइग्रेशन इज द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ स्पीसीज फ्रॉम वन इट्स ओन हैबिटेट। जो स्पीसीज होती हैं वो अपने खुद के हैबिटेट से, अपने खुद के वास स्थान से मूव ऑन करती हैं दूसरे हैबिटेट में। क्यों करती हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर ईयर, यानी कि पर ईयर करती हैं, ये हर साल करती हैं। क्यों? एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए करती हैं, या तो ब्रीडिंग के लिए, जैसे कुछ मछलियां होती हैं, जब उनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो वो क्या करती हैं, वो अपने स्पेसिफिक जगह पर चली जाती हैं और वहां पे ले करती हैं और फिर वापस अपने हैबिटेट में चली आती हैं। फ्रॉक्स वगैरह भी ऐसे होते हैं, जब उनका ब्रीडिंग टाइम होता है तो वो अपने उस हैबिटेट में चले जाते हैं और फिर वो ले के बाद फिर से अपने ओन हैबिटेट में वापस आ जाते हैं। ठीक है? और उसके बाद कुछ बर्ड होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने के लिए भी उनको, साइबेरियन बर्ड हमने बहुत देखा है, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वहाँ खाने पीने की चीज़ें उन्हें नहीं मिलती हैं, उनको लगता है कि हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करती हैं, उनको पता होता है कि इतने मंथ के बाद यहाँ का मौसम फिर से सही हो जाएगा, वो इसीलिए वो अपनी एरिया एक बार वो जाती हैं, उड़ते हुए जाती होंगी, कभी भी वो देखती होंगी, वहाँ पे कुछ दिन रहती होंगी, उनको सही लगता होगा, तो नेक्स्ट ईयर भी वो वहाँ पर चली जाती होंगी। जैसे ही वहाँ का हैबिटेट खराब होता है, वहाँ से वो मूव ऑन करके दूसरी जगह चली आती हैं। जैसे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो लोग उस मौसम में वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो लोग ठंडे शहरों में जाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वहाँ पर आराम से वो सरवाइव कर सकें। और जैसे ही उनको पता होता है कि अब मई जून जुलाई अगस्त बीत चुके हैं, तो अब फिर से हमारे यहाँ का जो हमारा ओन हैबिटेट है वो सही हो गया होगा, फिर से वो वापस चले आते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि माइग्रेशन करते हैं अपने स्पेसिफिक पर्पज की वजह से, फॉर ब्रीडिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फूड की प्रॉब्लम, उनको खाने पीने की प्रॉब्लम। जब क्लाइमेटिक कंडीशन बर्फ गिरने लगी तो अब खाने पीने की चीज़ें उनको कहाँ मिलेंगी, इसलिए वो क्या करते हैं कि उतना टाइम, जितना वो निश्चित टाइम, 2 मंथ 4 मंथ, उसके लिए वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। और फिर जैसे ही उनको समझ में आ जाता है कि अब वहाँ का मौसम सही हो गया होगा, फिर वहाँ से वो अपने ओन हैबिटेट में फिर से चले जाते हैं। ठीक है? तो माइग्रेशन क्लियर हो गया। उसके बाद रेड डाटा बुक भी हमने देखा कि इसमें जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, यानी कि विलुप्त होने वाली हैं, खत्म हो गई होती हैं, उनके रिकॉर्ड को इसमें रखा जाता है। और एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जो कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, बट उस डेंजर पे वो हैं, वहां पर पहुंच गए, उसकी बहुत कम से कम स्पीसीज है। इसीलिए प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि जो नेशनल पार्क रिजर्वायर हैं उनकी स्ट्रिक्टनेस को बढ़ा दिया गया है, ताकि जानवरों को कोई डिस्टर्ब न करे और ये एक्सटिंक्ट ना हो, फिर से इनके स्पीसीज हो जाए और ये एक्सटिंक्ट ना हो। क्लियर? आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। दिस इज अ, हम अब पहुंच चुके हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद, जानने के बाद कि फॉरेस्ट और पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में बताते हैं कि पेपर को फिर से रिसाइकल करने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ें वेस्ट होती हैं।
रिसाइकल इट टेक्स 70 फुल ग्रोन ट्रीज। इसको रिसाइकल करने में 17 फुल ग्रोन यानी कि पूरी तरह से बड़े जो पेड़ होते हैं वो यूज होते हैं एक टोन बनाने में ऑफ पेपर का, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज, और उसमें बहुत सारे अमाउंट में हार्मफुल केमिकल यूज होते हैं पेपर मेकिंग में। पेपर जो बनता है उसमें नंबर्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, और इन सारी चीजों से हमारे फॉरेस्ट का पेड़ जो होते हैं उनकी कटाई होती है। तो अगर हम पेपर को वेस्ट ना करें, उसको जब तक हम यूज कर सकते हैं उसको 1 या 2 बार यूज करें और अच्छे से यूज करें। ऐसा नहीं कि एक पेज में एक लाइन लिखा छोड़ दिया, आगे दूसरे पेज से लिखेंगे, एक लिखा नहीं अच्छा लगा दूसरे पेज से लिखेंगे, तो इससे हम क्या करते हैं पेपर को मिसयूज करते हैं और उसको रिसाइकल होने में 17 फुल ग्रोन ट्रीज यूज होता है, नंबर्स ऑफ केमिकल यूज होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। उसमें कुछ लोग काम करेंगे, उनकी एनर्जी जाएगी, वाटर जितना वाटर लेकर वो पानी बना वो सारी चीजें यूज होंगी। अगर हम पेपर को ज्यादा मिसयूज ना करें, उसको सेव करें, तो क्या चीजें सेव, वी शुड सेव रीयूज एंड रिसाइकल पेपर, ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। अगर हम पेपर को सही से इस्तेमाल करें, बार बार रिसाइकल के लिए न दें, तो क्या क्या हम सेव कर सकते हैं, ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर को हम सेव कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। क्लियर? तो हमें कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें प्रोफेसर अहमद बच्चों को क्यों बताते हैं, क्योंकि बच्चे ही सबसे ज्यादा पेपर मिसयूज करते हैं, इसीलिए ये चीज आपको बताई जा रही है कि पेपर को मिसयूज मत करो। इस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन को भी रोक सकते हैं और बहुत सारी एनर्जी और अपने एटमॉस्फेयर को पोल्यूट होने से भी बचा सकते हैं। तो हमें बच्चों ज्यादा से ज्यादा पेपर मिसयूज नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें और बार बार रिसाइकल के लिए न दें, जिससे कि हम क्या सेव कर सकते हैं, एनर्जी। सबसे पहले तो ट्रीज को सेव कर सकते हैं, पेड़ नहीं कटेंगे, कम कटेंगे। जब हमें ज्यादा डिमांड नहीं होगी पेपर की तो क्या होगा, क्यों कटेगा पेड़, जब डिमांड बढ़ती है तो पेड़ कटेंगे, पेपर फिर से बनेगा। तो अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखें तो पेड़ों की कटाई को हम कम कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिफॉरेस्टेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे डिफॉरेस्टेशन, यानी कि सब कुछ हार्मफुल की तरफ पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम चैप्टर के लास्ट में ये पढ़ने जा रहे हैं कि सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। यानी कि जितनी सारी चीजों को हमने पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, नंबर्स ऑफ चीजें जो हो रही थी, अगर रिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग की जाए, नए पौधे लगाए जाए, नए पेड़ लगाए जाएंगे, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है उससे हमें छुट्टी मुक्ति मिल सकती है। रिफॉरेस्टेशन इज द डिस्ट्रॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री, यानी कि नया पेड़ लगा के हम जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसको सही कर सकते हैं और फिर से अपने इन्वायरमेंट को हम अच्छा बना सकते हैं। और यही एक तरीका है कि डिफॉरेस्टेशन से जो हमें हार्मफुल पहुंच रहा है उससे हमें फ्री होने के लिए। और फॉरेस्ट जब हम पेड़ लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आके वहाँ पे रहेंगी और ऑक्सीजन हमें अच्छे अमाउंट में मिलेगा, हमारा एटमॉस्फेयर वहाँ का अच्छा होगा। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं किससे, रिफॉरेस्टेशन से, नए पौधे लगाने से। इसीलिए हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है प्लांटिंग का, कि पौधे लगाए जाएं। अगर ऐसे तो लोग लगाएंगे नहीं, तो कम से कम कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे ही लगा दें, फैशन में लगा देंगे तो भी कुछ पेड़ लग जाएंगे। तो इन सारी चीजों को, बहुत सारे जानवर वहाँ रहने लगेंगे, बर्ड्स, मेनली बर्ड्स पेड़ लगते हैं, और अगर ज्यादा अमाउंट में पेड़ लग रहे हैं तो वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी आ सकते हैं और हमें फ्रूट्स वगैरह भी आराम से मिल सकते हैं और हमारे रेनफॉल पैटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया सभी चीज, डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फ्लोरा एंड फौना पढ़ा, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, और लास्ट में हमने पढ़ा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन।
ठीक है, आई होप कि आप दोनों वीडियो देख के ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा और मोस्टली चीजें इसमें चैप्टर 7 की क्लास 7th की हैं, तो आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक बार आपने इस स्टोरी को पढ़ा हुआ है और दोबारा से इसी स्टोरी को हमको रिवाइज करना था, जो कि मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दे दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।